Good morning, students. Today we will study about electric charges and fields, which is the first chapter of class 12 physics. In the previous video, already discussed what is the charges, what is the SI unit of charge, what is the property of charges, etc. Now today we will discuss about कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जब किसी भी दो चार्ज को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो उनपे या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या तो रिपल्सन फोर्स लगता है. उस अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज किया जाता है. What is the Coulomb's law? First we write definition of the Coulomb's law. Attractive or repulsive force. Attractive or repulsive force between any two charges will be directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो जैसा आपने देखा यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है वह डेफिनेशन ये करती है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि वह फोर्स उन्हीं दोनों के बीच की सेपरेशन मीन्स उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब यहाँ पे आपने देखा कि फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. तो अगर इसको हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से देखें तो जैसे मान लीजिए कि फोर्स अगर दोनों चार्ज कुछ ऐसे हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वह लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा और वह फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को रिट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा यह कुछ ऐसा होगा, मीन्स एक दूसरे को दूर करेंगे. लेकिन अगर यही दोनों चार्ज डिफरेंट नेचर के हैं, मीन्स एक पॉजिटिव है और दूसरा अगर निगेटिव है, तो उस सिचुएशन में इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ का जो फोर्स होगा ये होगा. इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ. इन्हीं फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ. अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड
Q है और इस Q1 है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है। यहाँ पे भी अगर दूसरा हम इसका सेट लेते हैं तो मान लेते हैं कि यह चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। तो इन दोनों सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? दिस फोर्स विल बी F directly proportional to product of its magnitude of charges. Product of its magnitude of charges means Q1 into Q2. This is the first relation. And second, inversely proportional to the square of distance between them. अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ R से डिनोट किया जाए, यहाँ भी मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R से हम डिनोट करते हैं कि मतलब दोनों R डिस्टेंस पर हैं, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। मीन्स यू कैन राइट F proportional to 1 upon R square. दिस इज द सेकेंड रिलेशन। अगर इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दिया जाए तो देयरफॉर F proportional to Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर, ये यहाँ से रिलेशन बन के आ जाता है और इस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यदि रिमूव किया जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन के प्लेस पे ये हो जाता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो K है, K एक कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, वेयर K इज ए कांस्टेंट एंड known as electrostatic constant और जो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, या जो फार्मूला है, यही फार्मूले के द्वारा, इसी फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वह रिपल्सिव नेचर का हो या अट्रैक्टिव नेचर का हो, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज द K। अगर K एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, तो इस K की वैल्यू क्या होती है? K इक्वल टू जो होता है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ K की SI यूनिट कितनी होती है, और इस फोर्स की भी SI यूनिट हम लोगों को निकालनी है। इस फोर्स की SI यूनिट को इसके पहले यहाँ पे जो एक एप्सिलॉन नॉट है, उस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज
permittivity of air और स्पेस, या एयर या स्पेस की परमिटिविटी होती है। एक सेकंड बेटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ एफ विल बी इक्वल टू, क्या होगा आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। के इज ए कांस्टेंट, नो इशू। Q1 Q2, Q1 मीन्स कूलम इंटू कूलम मीन्स कूलम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर मीन डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ किसी भी दो चार्जेज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, जो उन्हीं दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन्हीं दोनों चार्जेज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस तरह से F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर भी होता है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ द एयर या स्पेस होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है F इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे हम लोगों को देखना है कि इस कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वह वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मान लेते हैं यहां पे लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस and it is separated at r distance जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो चार्ज हैं, Q1 है और यहाँ पे ये Q2 है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर या सेम नेचर के हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है अगर R से डिनोट किया गया है, तो अगर ये सेम नेचर के हैं तो इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह क्या होगा, वह रिपल्सिव फोर्स होगा। अब यहाँ पे अगर Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाता है, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 या फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इस पे लगने वाला फोर्स ये कहलाएगा, जिसको हम F12 से डिनोट करेंगे।
और अगर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तब ये F21 कहलाएगा और इस पे लगने वाला फोर्स ई डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स जो होता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के along ही लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन कुछ ऐसी है तो इसी के along जो है आपका फोर्स लगेगा, इसी के along फोर्स लगेगा। अब ये नहीं कि फोर्स अगर चार्ज यहाँ पे है तो फोर्स इधर लग सकता है, इधर लगेगा या नीचे, ऐसा नहीं होगा। फोर्स हमेशा किधर लगेगा, इन दोनों चार्ज के सेंटर के मिलाने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के along ही लगेगा। अगर अट्रैक्टिव होगा तो भी क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसी के along वो भी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो फोर्स लग रहा है वह सेंटर को मिलाने वाली लाइन के along लग रहा है, और यहाँ पे यदि Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया जाता है तो इसको F12 बोलेंगे, और Q1 के द्वारा Q2 पे लगाया जाता है तो F21 बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F12, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसको हम लोग इसे लिख सकते हैं K इंटू Q1 Q2 अपान यहाँ पे R21, क्योंकि इधर से इस डायरेक्शन जाएगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा, तो R21 का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन को दिखाने के लिए R21 यहाँ पे कैप लगा देंगे। ठीक है, अब एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F21 मीन्स अब यहाँ पे सेकेंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और इसको हम F21 से डिनोट करेंगे इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। जो ये यूनिट वेक्टर R12 का जो यूनिट वेक्टर है, यह यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर उनके डायरेक्शन को शो कर रहा है 1 से 2 की तरफ, यहाँ पे 2 से 1 की तरफ। अच्छा, ये भी वेक्टर ही क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से वह डायरेक्ट चेंज हो जाएगा किसी मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंस R21 इक्वल टू माइनस R12, R21 कैप इक्वल टू -12, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डिफर कर रहा है। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर इंटू ऑन द प्लेस ऑफ R21 कैप वी कैन राइट minus R12 कैप। Then this will be F12 vector equal to K into Q1 into Q2 upon R21 square, and this sign, negative sign will become here into R12 cap. Now this is the magnitude, so R12 square or R21 square, there is no factor, therefore this will be F21 vector because this is equal to this। यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं since R212 square equal to R21
स्क्वायर, दोनों सेम है क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड है। Q2 से Q1 आइए या Q1 से Q2 तक जाइए, डिस्टेंस आपको सेम कवर करना पड़ेगा। Therefore F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. Now some important things we will study, things related to Coulomb's law we will discuss in next video. Thank you.